नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, कोलकाता में क्यों हो रही है? यूपी जहां बेस है, 2024 का चुनाव है, यहीं पर किसी पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, पश्चिम में बैठक की जा सकती थी, उसका एक माहौल बनता। लेकिन क्या कारण है? आखिर ये कोलकाता प्लान सपा का क्या है? और दूसरी बड़ी बात, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलेंगे। जब मिलेंगे तो क्या होगा? कौन सी वार्ता होगी? स्वाभाविक है, राजनीति की वार्ता होगी। स्वाभाविक है, वार्ता होगी विपक्षी मोर्चे की, एक थर्ड फ्रंट की वार्ता होगी। और क्या वास्तव में कोलकाता प्लान में थर्ड फ्रंट को हरी झंडी दे दी जाएगी? ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा। महेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महेश जी, इसी बीच में एक खबर और आ गई है। छावनी बोर्ड के चुनाव टाल दिए गए हैं, पूरे देश में टाल दिए गए। स्वाभाविक अपने कानपुर में भी छावनी बोर्ड के चुनाव टल गए हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए तत्परता दिखा रही है। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर एक लंबे समय बाद छावनी बोर्ड के चुनाव घोषित किए गए थे, लेकिन उनको फिर से टाल दिया गया है। महेश जी, क्या रिपोर्ट है इस बारे में आपके पास? देखिए, छावनी बोर्ड के जो पिछले चुनाव हुए थे वो 2015 में हुए थे और देश में कानपुर समेत 53 छावनी बोर्ड हैं, जिसमें कानपुर सबसे बड़ा छावनी बोर्ड माना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन और सैन्य क्षेत्र एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी काफ़ी बड़ा है। और ये 2015 से ये इसको 5 साल बाद होना था, फिर उसके बाद लगातार टाला जाता रहा 6-6 महीने तक के लिए। अब इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि कुछ वार्डों के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर के काफ़ी लोगों ने आपत्तियां की, संसद में भी आपत्तियां की गई। इसके साथ ही साथ जो वाइस चेयरमैन का चुनाव है वो सीधे प्रत्यक्ष जनता उसको चुने, जैसे मेयर का इलेक्शन होता है, ये भी एक बात थी। तो इस तरह की तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर के आपत्तियाँ दर्ज की जाती रही। इस बीच में चुनाव अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन चूंकि ये मामला संसद में भी कुछ सांसदों ने भी इस पर आपत्ति की और उठा, तो उसके बाद फिर ये निर्णय हुआ कि इसको फिलहाल रद्द कर दिया जाए और जो भी आपत्तियां आई हैं उन पर पुनर्विचार करने के बाद जो भी सहूलियत हो सकती है लोगों के हिसाब से वो करने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। तो आपकी छावनी बोर्ड के अधिकारियों से भी निश्चित रूप से वार्ता हुई होगी, उनका क्या कहना है इस बारे में? वो क्या कारण बताते हैं? उन्होंने तो एक आदेश की प्रति हमको व्हाट्सएप कर दी और जब मैंने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कारण कुछ बताए नहीं गए और हम बता भी नहीं सकते। क्या कारण ये भी आ रहा था कि ये प्रयास हुआ कि छावनी बोर्ड में अतिक्रमण बहुत है और ये अतिक्रमण सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है और अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। तो एक नीति ये बनाई गई है, क्योंकि इन लोगों के पास एक सबसे बड़ा सबूत होता है कि देखिए मैं वोटर हूँ। वोटर के लालच में जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार होते हैं वो भी उनका साथ दे देते हैं। फिर वो लड़ाई लड़ते हैं जब वो चुन करके आ जाते हैं, क्योंकि हमने तो भाई आपको वोट दिया था। कहते हैं कि इस बार ये भी एक निर्णय हुआ है कि जो मतदाता सूचियों से उन लोगों के नाम हटा दिए जाएं जिन्होंने अतिक्रमण करके, मतलब छावनी बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, दुकान बना ली है या अन्य संसाधन जुटा लिए हैं। यही एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है और कहते हैं कि 21,000 छावनी बोर्ड कानपुर में ऐसे लोग थे जिन्हें चिन्हित भी किया गया है
क्या ये मामला तो नहीं हो सकता? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। अगर हम कानपुर को देखें तो अतिक्रमण वाली जो ड्राइव थी इनके हटाने की, वो बराबर चलती रही, और यही वजह है कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 8,000 से भी कुछ मतलब ज़्यादा मतदाता थे, मैं फिगर मुझे याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन इस बार जो मतदाता सूची घोषित की गई थी उसमें काफी मात्रा में वो वोटर्स घट गए, काफी संख्या में घट गए। तो वो यही था कि जो अवैध बस्तियां थी उनको बेदखल किया गया। और आपको याद होगा कि भगवत दास घाट के पास भी ऐसी एक बस्ती थी जिसको गिराने का सब कुछ हो गया। घाट, हाँ हाँ, गोला घाट, भगवत दास घाट, बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर वो ड्राइव जो है स्थगित कर दिया गया समाऊ, और इसमें कुछ राजनीतिक दखलंदाजी हुई। कानपुर के मामले में सत्यदेव पचौरी ने खुद राजनाथ सिंह से अप्रोच किया था, फिर वो फिलहाल टला हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक छावनी क्षेत्र में अवैध बस्तियां बसना, ये बहुत बड़ा मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी, और अवैध और अतिक्रमण वगैरह तो ये समझिए तो गलत है ही। महेश जी, निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को सुनवाई करेगा। लगता है कि जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं कि हाँ बदल जाएगा, वहाँ बदल जाएगा, इसके बारे में भी आपकी कोई जानकारी है? देखिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो पूरी तरह से समर्पित था निकाय चुनाव के लिए गठित किया गया था, योगी सरकार ने किया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसने जो 2-3 आपत्तियां, बड़ी कड़ी आपत्तियां की थी, तो उन आपत्तियों को लेकर के एक बार ये मामला इसीलिए कोर्ट में आया हुआ है कि अब जैसे ये कह दिया कि जो इन्होंने रिजर्वेशन बाय रोटेशन यानी चक्रानुक्रम आरक्षण के वार्ड घोषित किए हैं, उसमें तमाम ऐसे वार्ड हैं जिसमें बैकवर्ड कम्युनिटी की पॉपुलेशन तो खूब है लेकिन वो सामान्य है। इसी तरह ओबीसी की पॉपुलेशन अधिक है लेकिन वो पता लगा नहीं वो सामान्य और कम है, तो वो बैकवर्ड में उन्होंने कर दिया आरक्षित। कानपुर के 2-3 वार्डों को तो मैं खुद ही जानता हूं, जिसमें अब तो सुप्रीम कोर्ट में वो भी पिटीशन दायर करने वाले थे, पता नहीं की कि नहीं की। लेकिन उसमें एक वार्ड 91 जो शास्त्री नगर का आता है, एक वार्ड आपका सरोजनी नगर का आता है, उसमें यही है कि ओबीसी की आबादी कम है लेकिन वो बैकवर्ड कर दिया, और जहां ओबीसी की आबादी ज्यादा है उसको सामान्य कर दिया। तो ये जो विसंगतियां हैं इस पर आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई कि इसमें खेल हुआ है, रैपिड सर्वे तो हुआ ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी आपत्तियां आती उनको भी निस्तारित किया जाना चाहिए, उसके बाद चुनाव कराया जाना चाहिए, ये बात आयोग ने कही। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यवस्था देता है कि जो रिपोर्ट दी है अधिकारियों ने उसी को फाइनल मानता है, या आयोग ने जो सिफारिश की है तो रैपिड सर्वे के लिए कहते हुए डेट आगे भी बढ़ा सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि अप्रैल में चुनाव होने की संभावना जैसा कि व्यक्त की जा रही है, हो जाएंगे अप्रैल में, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा संभव नहीं दिखता है। ठीक बात है, लेकिन महेश जी जरा हमको ये समझाइए, आइए हम अपने मूल टॉपिक पर आ जाए। ये सपा का जो कोलकाता का मीटिंग हो रही, बैठक हो रही है, ये इसका मकसद क्या है? जबकि चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, यूपी बेस है और बैठक हो रही है कोलकाता में, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए केंद्र में, तो उसकी नजर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाती है। 80 सीटें यहाँ से आती हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूपी बीजेपी जीत लेगी तो बहुत आसानी से देश जीत लेगी, यानी सरकार बना लेगी। तो विपक्ष की कोशिश ये है कि बीजेपी को रोकना। अब आइए, कोलकाता में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक क्यों कर रही? 2012 में हुई थी पिछली बार, तो वो सपा के लिए थोड़ा सा कलकत्ता लकी भी है क्योंकि 2012 में अखिलेश सीएम हो गए थे। और नेताजी ने वहां पर ये तीसरी बैठक है, 3 बैठकें मतलब इसको मिला लिया जाए तो कार्यकारिणी की वहां कर चुके हैं। उनके पार्टी की महासचिव किरणमय नंदा जो कि वहीं से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो नेताजी के बहुत ही खास माने जाते थे, तो उन्होंने ये पहल की। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विपक्षी एकता की। वो ये कि ममता बनर्जी जिस तरह छिटक गई है, उन्होंने ये तक कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। अब पश्चिम बंगाल के अलावा उनका बाकी राज्यों में क्या है, थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी घुसी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ममता जी अपने तेवर के लिए बहुत फेमस हैं। तो अखिलेश यादव, ऐसा लगता है क्योंकि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उनसे बातचीत जब भी होगी इस दौरान तो ये बात आएगी, क्योंकि जो गैर भाजपा मोर्चा जो जिसको थर्ड फ्रंट ये लोग कह रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी को शामिल करने की भी बात उठ सकती है। और बगैर ममता बनर्जी को लिए परास्त भी भाजपा को नहीं किया जा सकता है। तो एक ये भी वजह है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक समाजवादी पार्टी ने वहां पर रखी ताकि विपक्षी एकता
मजबूत हो और 2024 में कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए उसकी रणनीति बन सके। लेकिन मैं जी ये भी एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जी, ये तो आपने जो इस समय की तात्कालीन परिस्थितियां उसके अनुसार बताया, लेकिन एक ये भी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको जो राष्ट्रीय पार्टी खासतौर से भाजपा और कांग्रेस इग्नोर सी करती हैं। और अब ये मान रही है कि कहीं ना कहीं तो बड़ी तीखी आलोचना हुई इन पार्टियों के, ये तो परिवारवाद जातिवाद इसके आधार पर ही बनी है और इनमें कुछ नहीं है। तो जो ये मुहिम चली है उसको देखते हुए जो ये अब रीजनल पार्टीज हैं वो अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी अभी गोवा में उन्होंने किस तरीके से अपनी दस्तक दी, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी देखिए तो पंजाब में गई, फिर गुजरात, हिमाचल, सब जगह इलेक्शन लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। और इसी प्रकार से अगर आप दूसरी पार्टियों को और देखिए, समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सब सीटें हम लड़ेंगे, राजस्थान में प्रवेश कर गई हैं। माने क्या अब ये भी कॉन्सेप्ट हो गया है कि राष्ट्रीय पार्टी बनो, और इस आधार पर आम आदमी पार्टी ने तो अपनी उपलब्धि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में करी, क्योंकि एक वोट प्रतिशत होता है, गुजरात में भी लड़े, सब जगह लड़े और उनको मिल गया। क्या ये भी एक राष्ट्रीय राजनीति में छाने के लिए विस्तारवादी सोच चल रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो इस कार्यकारिणी समिति में जो एजेंडा है तो उसमें तो ये बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा की तरफ कैसे बढ़े और कहां-कहां उसे समझौते करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो यहाँ पर इलेक्शन होने हैं राज्यों में हिंदी बेल्ट में, उसको भी एजेंडे में लिया हुआ है। जैसा कि आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट की बात की है, उसको भी समाजवादी पार्टी के इस कार्यकारिणी के एजेंडे में, जैसा कि मुझे पता चला कि ये भी डिस्कशन में आएगा कि वहां पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्या करे, छोटे दलों से तालमेल कर ले, या उसका वोट बैंक जहाँ पे यादव मुस्लिम्स वगैरह ज्यादा है वो किसी कांग्रेस से या लाइक माइंडेड रीजनल पार्टी से किसी छोटे दल से समझौता भी कर सकती है। यानी उसके ऑप्शन सब खुले हुए हैं गैर भाजपा दलों के साथ, सपा के। तो ये भी उसके एजेंडे में है कि वो अपनी उपस्थिति, अपने पांव पसारने की पूरी कोशिश, इसके साथ ही साथ नेशनल पार्टी बनने की दिशा में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हम उसको अचीव करेंगे, ये भी उनके एजेंडे में है, विपक्षी एकता के साथ ही साथ। विपक्षी एकता जी। तो ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो उसके लिए जो कोलकाता का स्थान चयन किया गया, ममता बनर्जी से बात की, इससे क्या मकसद पूरा हो जाएगा? मान लीजिए आप ममता बनर्जी से मिल गए तो आप पहले भी कहीं मिल सकते थे, आप दिल्ली मिल सकते, मिल भी यूपी भी आती है, तो उसमें क्या बात क्या हो सकती है, ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके भी अपने अपने मंसूबे, इनके भी अपने अपने ख्वाब होते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो है सीटों के समझौते को लेकर के आ सकती है। और टीएमसी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी, जैसे आम आदमी पार्टी उभरी, वैसे टीएमसी भी उभर रही है, प्रोसेस में है। एक बड़ा राज्य उनके पास है ही, उसके अलावा छोटे छोटे राज्यों पर भी उनकी नज़र, उनको वोट भी मिलते हैं, उनके सीट भी निकल आती हैं। तो इसलिए ये है कि उसके बिना, टीएमसी के बिना बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लगाना, चुनाव जीतना, ये बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन जहां दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विपक्षी एकता में जो चीजें आड़े आ रही हैं, कि जैसे तेलंगाना में जो रैली हुई तो उसमें कांग्रेस और ये सब माइनस थे। अब अभी जो प्रदर्शन हुआ, सर्वदलीय प्रदर्शन हुआ, उसमें एनसीपी ने और टीएमसी ने खुद को उससे अलग अपने आप को रखा। तो ये जो छोटी छोटी बातों पे जो डिफरेंसेस हैं, तो ये कैसे दूर हो, और उसके साथ ही साथ जो अगर कांग्रेस के मतलब यूपीए रिवाइव होता है, उसके फोल्ड में पार्टीज आती हैं, तो इनका जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काफी कुछ है, तो उसकी कोशिश होगी कि विपक्षी मोर्चे में जहां भी वो जाएंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। दूसरी तरफ अगर बसपा से बात होती है, उसकी भी यही कोशिश होगी। आरएलडी की से भी बात होती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पे दावा ठोकेगा, जो उसके अपने गढ़ है, उसके अलावा भी। तो ये जो सीटों का तालमेल होता है, जब तक ये रीजनल पार्टीज यूनाइट होकर के कांग्रेस से अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये अपनी बात नहीं रखेंगे, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि जो लोगों के जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस होते हैं, कि मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कह लीजिए, या अपना कद बढ़ाने के चक्कर में वो फिर जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, उससे भटक जाते हैं।
ये अभी शुरू हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर सारी पार्टियां एक हो जाती थी, जो जनसंघ हुआ करती थी अब भाजपा हो गई है। आपको याद होगा, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम 89 की ही बात करेंगे, तो राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा ने वीपी सिंह को समर्थन देकर के बाहर से और सरकार बनवा दी उनकी। तो अब ऐसे में वाम मोर्चे के साथ बीजेपी आ गई। तो अब गैर भाजपावाद के नाम पर ये पार्टियां कांग्रेस के साथ क्यों नहीं हाथ मिला रही, ये चिंता का विषय है। जबकि कांग्रेस की सोच और उनकी सोच वो बिल्कुल लगभग समान है। कुछ अगर क्षेत्रीय दलों के उनके राज्यों के अपने कोई इंटरेस्ट ना रहे हो तो वरना न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं। हो सकता है कि कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद समाजवादी पार्टी और टीएमसी में अगर कुछ बातचीत बनती है, क्योंकि ये पार्टियां चाहती है कि ये ठीक है, कभी कभी सॉफ्ट हो जाती, कभी कभी हार्ड हो जाती कांग्रेस को लेकर के, तो कोई अगर बात बनती है तो मुझे लगता है कि देर सवेर ये एकता संभव है। उसका एक सूत्र निकलेगा वहां से कि हम किस तरह विपक्षी मतलब गैर भाजपावाद के नाम पर सारा विपक्ष एक मंच पे कैसे आ जाए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होने चाहिए, सीटों का एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, तो ये चीजें। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैर जो है भाजपा के खिलाफ सब लोग एक हो जाएंगे, लेकिन वहां तो सवाल केवल ये है कि प्रधानमंत्री पद का है। भाई कांग्रेस जो है जी वो कब चाहेगी कि हमारे राहुल गांधी या मतलब हमारा कोई नेता ही क्यों न प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी अपने को किसी से कमजोर नहीं समझती हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी राहुल गांधी को एक वैसी दृष्टि से देखती तो क्या ममता नहीं देखती, ममता भी उसी दृष्टि से देख रही। अगर उधर आप शरद पवार को देखें तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर शरद पवार का खुद के लिए तो है ही है, साथ में शरद पवार जो है वो कांग्रेस के बिना भी नहीं रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करिए शिवसेना की, तो शिवसेना कहती है कि सोनिया विहीन या माने कांग्रेस विहीन में जो है यूपीए क्यों नहीं, और यूपीओ के चेयरमैन अब शरद पवार क्यों नहीं। सवाल केवल व्यक्ति की जो है महत्वाकांक्षा का है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ दाल गलने वाली है। तो वो जो कांग्रेस के डिफरेंसेस हैं वो तो मेन कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस कहती है बिना मेरे जो है वो विपक्ष है ही नहीं। ये सवाल है। देखिए ऐसी बात है कि देखिए इस समय जो मौजूदा स्थिति है और कांग्रेस का जो साइज ऑफ द पार्टी है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, भले उनके 53 ऐसे कुछ कहे वो एमपी हैं, लेकिन कांग्रेस को माइनस करके अगर ये रीजनल पार्टी सोचती है कि हम एक होकर के भाजपा को हरा लेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए दिल्ली अभी काफी दूर है। तो ऐसे में जो जहां तक पीएम की बात है या पीएम इन वेटिंग कौन हो सकता है, तो ये कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान आ चुका है कि ये तो बात की बात है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि अगर कोई फ्रंट बनता है तो उसमें जिसके ज्यादा एमपी होते हैं उसी का नेता चुना जाता है। हम कहते हैं चलो वो भी नहीं होता है। तो आज की तारीख में मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा या किसी भी पार्टी के एजेंडे से प्रेरित नहीं होकर के ये बात कह रहा हूं, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कद अपना बनाया है तो वो इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं। और खुद उनकी पार्टी के वरिष्ठ और गंभीर नेता भी ये कहने लगे हैं कि गैर भाजपावाद के नाम पर राहुल गांधी तो किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी पीएम के लिए क्लेम करेंगे या उनकी पार्टी उनको प्रोजेक्ट करेगी, हम कहते कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए टीएमसी को ही ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल टीएमसी को ही ले लीजिए, अगर टीएमसी के बिना विपक्षी एकता यानी सत्ता में आने में दिक्कत होती है, टीएमसी कहते नहीं साहब ममता को ही बनाना है, ममता को ही पीएम संसदीय दल चुने, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार भी हो सकती, क्योंकि राहुल गांधी का जो एक राजनीतिक वैचारिक धरातल पे जो उनका हृदय अपेक्षाकृत काफी बड़ा हो चुका है। उनके जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह जो उनकी सोच आ रही है, मैं उस आधार पे ये बात कह रहा हूँ। अरे उनकी सोच को तो लेकर के सबसे ज्यादा बवाल बन रहा है। अब 5 दिन हो गए, पार्लियामेंट नहीं चल पा रहे, माफी मांगो माफी। जो उन्होंने लंदन में बयान दिया, वो कहते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कुछ कमाया वो सब चला गया। नहीं तो उन्होंने ये भी तो कहा है कि भाई हम तो अपनी बात को जस्टिफाई करने को तैयार बैठे, हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, वो तो आए भी थे। तो ये चीजें बीजेपी और कांग्रेस को, देखिए भाजपा को अभी भी भय कांग्रेस से ही है और किसी पार्टी से भय नहीं है। रीजनल पार्टी का ये नेचर होता है कि असेंबली में उनका नेचर ऑफ वोटर जो होता है, वोट होता है वहां के वोटर्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लोकसभा में डिफरेंट ट्रेंड की वोटिंग होती है और विधानसभा के चुनाव में डिफरेंट ट्रेंड की होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये आपने भी महसूस किया होगा। तो हो सकता है कि भाई ठीक है आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस साफ हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी विपक्षी एकता की बात
बात आएगी तो कांग्रेस के लिए 2-4-6 सीटें छोड़ी ना जाएं, उसमें पूरी गुंजाइश रहती है। तो ये तो समायोजन करना ही पड़ेगा। तो विपक्षी एकता के जो प्रयास, एक ठोस शुरुआत कह लीजिए, मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के बाद निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ निकलेगा। नहीं देखिए, अब इसमें एक और पॉइंट बड़ा छिपा हुआ है। जी जी, अगर आप ममता बनर्जी को ले लें तो बंगाल में कांग्रेस को में वो तो पूरी तरीके से छाई हुई है। वो तो ये बात सही है कि 2019 के चुनाव में झटका लगा जी अब ममता बनर्जी को, लेकिन उन्होंने कवर कर लिया विधानसभा चुनाव में। अब स्थिति वही है, तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस से क्यों समझौता करेंगी। दूसरी चीज ये, वो तो कहेंगे कि ठीक हमें कांग्रेस चाहिए नहीं, और यही कारण है कि कांग्रेस के वहाँ के नेता, चाहे रंजन दास मुंशी हो, कोई हो, वो चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं और वहाँ पर वो अपना शो दिखा रहे हैं वामपंथी को। नंबर एक, अगर आप यूपी में आ जाइए, यूपी में तो कुल मिलाकर के अगर विपक्ष के रूप में देखा जाए तो अखिलेश है। अगर मान लीजिए यहाँ कौन समझौता, यहाँ पर जरूर एक बात आ रही है जो जानकारी में है कि ये परहेज तो कर रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन इनके जो पार्टनर हैं लोकदल जयंत चौधरी, वो तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से तालमेल कीजिए और बिना तालमेल किए काम नहीं चलेगा। तो एक तो वो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम इनसे करेंगे नहीं तालमेल। ममता बनर्जी से यहाँ पर कोई तालमेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधी सी बात। अब तो ये है कि सब लोग अपने अपने राज्य में लड़ो कस के और जीत करके आ जाओ और फिर देखा जाएगा क्या होना चाहिए। ये स्थिति बनी हुई है। एक सूत्र तो ये आप कह रहे हैं, ये माना जा सकता है, लेकिन ये अगर कहा जाए कि ये जो मतलब क्षेत्रवाद है, कहने का मतलब रीजनल पार्टीज का जो एमर्जेंस है, जो उद्भव इधर हुआ है, खासकर 8वें दशक से तो काफी ज्यादा हुआ है, तो उन्होंने अपने लिए तो किया है। लेकिन एक चीज ये है कि आप ये सोचे कि नेशनल पार्टी के बिना वो सिर्फ अपने अपने राज्यों के में एमपी जिताने की स्थिति में भी उतना नहीं होते हैं। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि 21 में जब चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, तो मैं वहीं पर था, मैं रिपोर्ट कर रहा था, मैंने रैलियां कवर की, इनके रोड शो देखे। आपको ताजुब होगा ये जानकर के कि इतनी भीड़ होती थी कि ये आकलन करना मुश्किल हो जाता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। और मैं एक छोटी एक लाइन में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ का परेड मैदान बहुत बड़ा मैदान है, उसमें 5 मार्च को, शायद डेट मुझे याद है जहाँ तक, तो उसमें कांग्रेस लेफ्ट की एक वो हुई रैली, पूरा मैदान खचाखच भरा, ऐसा लग रहा कि ये तो सुपड़ा साफ कर देंगे, इतनी भीड़। और उसके 2 दिन बाद मोदी जी की रैली हुई, उससे भी ज्यादा भीड़। उधर ममता बनर्जी का रोड शो हुआ, जाने कितने 10-12 किलोमीटर लंबा रोड शो। अब पत्रकार वहां कंफ्यूज है, खासकर हम लोग बाहर के लोग थे कि ये क्या हो रहा है, क्या त्रिशंकु विधानसभा आएगी, क्या कांग्रेस और लेफ्ट भी अच्छी एंट्री मारेगी, क्या भाजपा सरकार बना सकती है, इस तरह के तमाम कयास लगाए जाने लगे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने, हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि साहब रीजनल पार्टीज के बूते अगर लोकसभा में वो अपने यहाँ अपने राज्यों में सांसद जिता करके और एक यूनाइट होकर के कांग्रेस को माइनस करके लोकसभा में सरकार बना, मतलब केंद्र में सरकार बना लेंगे, बीजेपी को डिफाई करेंगे, तो मुझे ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि इसके लिए उन्हें गैर भाजपावाद के नाम पर जिस तरह मोदी का कद बढ़ता जा रहा है, जो कि मोदी के कद बढ़ने की भी 4 चीजें, जो उनका पर्सनालिटी कल्ट है, जो उनका लाभार्थी वोट बैंक है, और जो उनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो उनकी हिंदुत्व की पिच है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। इसके लिए सारे विपक्षी दलों को जो भाजपा से सहमत नहीं है, उनकी वैचारिक सहमति नहीं है, उन्हें एक मंच पर आना ही होगा, वरना फिर तीसरी इनिंग खेलेंगे मोदी जी। लेकिन एक इसमें बात और है महेश, जरा हमको ये भी समझाइए कि ममता बनर्जी ने देवगौड़ा वाला सपना देख रखा है। उस समय देवगौड़ा के पास 40 मेंबर थे और वो प्रधानमंत्री बन गए थे। आज भी ममता बनर्जी की ये धारणा है कि अगर हम 40 किसी तरीके से अपने मेंबर जिता ले जाएं या लूट कर, तो हम वो देवगौड़ा का जो फार्मूला है उसके अनुसार हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए 2019 के इलेक्शन में ममता बनर्जी का जो 2014 की परफॉर्मेंस थी उससे कम हो गई थी, वही काफी कम हो गई थी। तो अगर वो ये सोचे कि देखिए वो एक मजबूरी थी, कांग्रेस ने
सपोर्ट भी किया था उनको, देवगौड़ा को। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का जो जो फिगर है, जो अंक होगा, जादुई आंकड़ा अगर होगा उनके पास कि उनके बिना ये होगा ही नहीं, तो फिर ये हो सकता है 2 या 3 डिप्टी पीएम बन जाए, एक कोई पीएम बन जाए। इस टाइप का कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा ही। उसके निकले बगैर तो ये एकता ही संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी सभी विपक्षी दलों को, रीजनल पार्टीज को यूनाइट करने के लिए कोशिश करेगी कि वो न्यूनतम सीटों पर भी तैयार हो सकती है इसकी, क्योंकि ये अस्तित्व की बात है। अगर ये चुनाव 2024 का बीजेपी फिर जीत जाती है तो ये समझिए और ये पीछे चले गए। तो ये चुनाव अब से बहुत कठिन है। अगर ये एक हो गए तो भी ये सोचा जाए कि बीजेपी की सीट्स बहुत कम हो जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं दिखता है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है, और एक बात और भी है कि जो रीजनल पार्टीज हैं जी, वो क्या देख रही हैं? वो देख रही है, जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी देखते हैं कि हमारे जो अपोनेंट है या जो हमारे विरोधी हैं या जिनसे हमारी लड़ाई, वो है बीजेपी। अब तेलंगाना में बीआरएस क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं कर पा रहे हैं। रीजनल पार्टीज की और जगह की अपनी स्थितियां अलग अलग बनी हुई हैं। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कैसे तालमेल हो। क्या वो कांग्रेस जो है वहाँ पर तेलंगाना में जाकर के कोई समझौता कर लेगी, जबकि बीजेपी वहाँ कुछ है ही नहीं है? तो एक ये भी तो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक पूरा विपक्ष एक हो तो कैसे हो, ये सबसे राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने क्षेत्रीय हितों की तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अब इनके चूंकि महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं कि जो नेशनल सिनेरियो में, जैसे आम आदमी पार्टी ने छलांग मारी, तो ये समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, या तेलंगाना राष्ट्र समिति जो भारत राष्ट्र समिति बन गई, बीआरएस बन गई है, वो सिर्फ इसीलिए उसका नाम बदला चंद्रशेखर राव ने कि उसको, वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर लाना चाहते हैं। तो ये उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसे में ये है कि उनको लगता है कि अगर उनकी अपनी सरकार 2-2 बार 3-3 बार से बन रही है तो वो पूरा लोकसभा में भी सुपड़ा साफ कर देंगे, तो ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि पब्लिक भी इतनी भोली नहीं है, पब्लिक बहुत चालाक है कि वो, आपने भी देखे होंगे, कई चुनाव आपने देखे हैं कि आप नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं पब्लिक की, क्या हो जाए पता नहीं लगता है और हो जाता है। तो इसलिए इनको क्षेत्रीय हितों को, थोड़ा सा क्षेत्रीय हितों से इनको कॉम्प्रोमाइज करके राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर भाजपा को बाहर करना चाहते हैं, एनडीए को बाहर करना चाहते हैं, तो इन्हें एक मंच पर आना होगा, अपने क्षेत्रीय हितों को थोड़ा सा छोड़ना होगा, और कांग्रेस को भी इन दलों का जो बढ़ता दायरा है उसको देखते हुए अपने को भले ही थोड़ा कम करने की कोशिश की जाए, सीटों के तालमेल में, सीटों के समझौते में, तो कांग्रेस को भी पीछे हटना पड़ेगा। कांग्रेस में एक बात और, कांग्रेस का एक घटक ये भी कह रहा है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगता है तो हाराकिरी यानी आत्मघाती कदम होगा अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात है, ठीक। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सपा के कोलकाता प्लान की, जिसमें छिपा हुआ है विपक्ष का मोर्चा, जिसे थर्ड फ्रंट भी कहा जा रहा है। और इस चर्चा में मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा। महेश जी, ये बताइए कि थर्ड फ्रंट में लगभग 9 दल सामने आ रहे हैं, और उसका प्रमाण ये है कि इन 9 दलों के नेताओं ने बाकायदे दस्तखत किए एक पत्र में और राष्ट्रपति के पास भेजा कि भाई ये जो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो जाए उसको रोका जाए। और वो 9 दल सामने आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, टीएमसी भी है, सपा भी है, बीआरएस भी है, ये सारे दल एक साथ आ गए। और हालांकि आरोप ये है कि ये जो 9 दल है, इन्हीं के नेता सभी जो है ईडी में और सीबीआई में फंसे हुए हैं, इसलिए ये सब एक नजर आ रहा है। तो एक और ये 9 दल, और दूसरी ओर अगर आप यूँ देखें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो है आज भी 18 दल जो है लड़ाई लड़ रहे हैं अडानी को लेकर के। हालांकि उससे आप टीएमसी तो भाग नहीं ले रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी वगैरह तो भाग भी ले रही हैं बाकायदे। तो ऐसी स्थिति में एक और ये 9 दलों का फ्रंट मजबूत दिखेगा,
या कांग्रेस के नेतृत्व वाला, जिसमें आपको डीएमके भी दिखाई देगी, जो वहाँ पर और दक्षिण के दल हैं वो दिखाई देंगे, कुछ पूर्वोत्तर के राज्य दिखाई देंगे, तो कौन सा दल या कौन सा फ्रंट आपको मजबूत दिखाई देता है? देखिए, जो ये 9 दलों वाली बात आप कह रहे हैं जिसमें ईडी की कार्रवाई हुई है, और इसमें सभी प्रमुख नेता हैं, शरद यादव हो, राहुल गांधी हो, लालू यादव हो, इवन ममता बनर्जी का भी उनका वो भतीजा अभिषेक बनर्जी, अभिषेक, हाँ, तो ये एक पर्टिकुलर इशू को लेकर के, मुद्दे को लेकर के जिस तरह इनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई इन सबको जो अपना एक टूल बना रखा है विपक्ष को हैरेस करने के लिए, तो ये एक आरोप चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने ईडी से भी बयान दिलवाया है कि ईडी का एक बयान आया है कि अब तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उनमें से 96% लोगों को कन्विक्शन, सजा कह लीजिए कि आर्थिक अपराध में वो दोषी पाए गए। तो ये बात मजबूती से, ये बात थोड़ा केंद्र की मजबूती देती है। 25 केस में 24 केस में दोषी ठहराए गए। तो ये मजबूती देती है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो जस्टिफाई हो रही है, कि मतलब सही कार्रवाई हो रही है, सरकार कोई इनको हैरेस करने के लिए कोई बदले की भावना से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब दूसरी बात जो आपने 18 दलों वाली जो वो अडानी वाले इशू पे कही है, तो देखिए उसका एक देशव्यापी असर पड़ रहा है। ईडी वाले इसमें सब चीजें जैसे खुल के आ रही, तो पब्लिक भी इस बात को समझ रही कि कहीं ना कहीं इन नेताओं का भी कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं इनमें लकुना इस बात का है, जिसकी वजह से ईडी को पूरा मौका मिला है, या कह लीजिए केंद्र सरकार को पूरा मौका मिला है कि इसके लिए दबाव बनाने का या इन पर कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर दोष है तो कार्रवाई होना भी, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई हो। तो ऐसी स्थिति में ये अपने को बचाव के लिए जो एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पब्लिक के बीच में मुझे पड़ता नहीं दिख रहा है, बनस्पत उसके कि जो लोकसभा में जो बाकी दल अडानी के जेपीसी बनाने की मांग को लेकर के एक हुए हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट देश में पड़ रहा है। तो मैं कह रहा था उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। जी। तो दूसरी चीज ये है कि अगर इन केस एक थर्ड फ्रंट हो जाए जिसमें कांग्रेस नहीं है, एक फ्रंट विपक्ष का वो हो जाए जिसमें कांग्रेस है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, और एक और बीजेपी, अगर ये ट्रायंगुलर फाइट होगी, क्या होगा फिर? ट्रायंगुलर फाइट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे जो विपक्ष के लिए काफी प्रोत्साहित करने वाले होंगे। मुझे ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि अब स्थितियां हो गई हैं दूसरी। जिस हिसाब से भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है और उसके भरोसे उसके सहयोगी दल आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो याद होगा कि अपना दल सोनेलाल पटेल जी कालीपुर के थे, अपना दल अगर इनके साथ एनडीए के फोल्ड में ना जाती तो उन्हें सीटें नहीं मिलती। तो सपोर्ट से तो घाटमपुर की सीट विधायक वाली अपना दल की कैंडिडेट सरोज जी ने जीती, तो बीजेपी के सपोर्ट से जीती। तो ऐसी स्थिति में तो यह है कि विपक्ष को गैर भाजपावाद के नाम पर सामूहिक रूप से एक मंच पर आना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे 77 में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर सारी पार्टियां एक मंच पर गठित थी और एक जनता पार्टी नाम का एक विलय भी हो गया था। हाँ, विलय भी हो गया था, बाद में दोहरी सदस्यता के नाम से वो एक अलग इशू है। लेकिन इनको चाहे वो मोर्चे के रूप में आवे, चाहे वो अलायंस के मतलब यूपीए के रूप में, यूपीए में जो उनके घटक दल हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उसके रूप में आवे, चाहे जिस तरह आवे, अगर ये बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले संयुक्त दल का एक प्रत्याशी नहीं उतरेगा तो लड़ाई बहुत मुश्किल है कि विपक्ष जीत पाएगा। यह भी तो हो सकता है कि सब एक हो जाए, सब लड़े, लेकिन किसी नेता को ना सामने किया जाए ताकि विवाद हो। ऐसी स्थिति में भी लड़ाई कैसी होगी? इसकी संभावनाएं बहुत कम है। देखिए, उधर मोदी का फेस है और इधर किसी का फेस नहीं है, क्योंकि इनका ये रहेगा कि जो सबसे बड़ा दल होगा या उस समय का संसदीय दल तय करेगा हमारा नेता कौन है। तो फेस होना आजकल फैशन चल पड़ा है कि भाई फेस होना जरूरी है कि चाहे वो सीएम इन वेटिंग, पीएम इन वेटिंग जो भी हो। तो अब उसमें मोदी के फेस के आगे तो किसी का फेस टिकता भी नहीं है कि मोदी एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। जो मैंने अभी पहले पर्सनालिटी कल्ट वाली बात कही है, वो व्यक्तित्व को लेकर ही कही है कि मोदी एक जो परफेक्ट पर्सनालिटी होती है किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी पीएम की, वो नरेंद्र मोदी की बन चुकी है। ऐसी स्थिति में उनके मुकाबले कोई बराबर का कोई अगर लाया जाए तो ले देकर के अगर नजर किसी पे टिकती है तो घूम फिर के राहुल गांधी पे टिकती है कि वो एक ऐसा अकेला नेता है जो पूरे मतलब उसके अंदर भय नाम की चीज ही नहीं है और पूरा अकेले, आपने देखा होगा कि अकेले मोर्चा ले रहा है, अकेले बयानबाजी कर रहा है। तो बाकी कोई विपक्षी जो रीजनल पार्टीज के हो या दूसरी पार्टीज के तो ऐसा खुल के नहीं बोलते हैं जितना खुल के राहुल गांधी बोलते हैं। तो अगर हम ये कहें कि
नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने इलेक्शन में अगर कोई व्यक्तित्व थोड़ा बहुत टिकेगा तो राहुल गांधी का ही टिक सकता है। उसे लाख पप्पू बनाने की कोशिश की जाए लेकिन वो पप्पू साबित नहीं हुए। बिल्कुल सही बात। एक बात और ये बताइए कि समाजवादी पार्टी अपना संगठन तो चला नहीं पा रही है। माने आप ये देखिए कि ले दे करके उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की, फिर उसमें 2-3 बार संशोधन किया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो जिलों के संगठन है या और संगठन है वो सब भंग पड़े हुए हैं। निकाय चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो उन्हें पहले ये देखना चाहिए था, इनकी प्राथमिकता ये होती, क्योंकि जब आपका बेस ही नहीं मजबूत है, आप अपने ही घर में नहीं मजबूत है तो आप बाहर क्या करेंगे आकर के। तो ये कोलकाता में इनकी ये जो पॉलिसी है या जो इन्होंने प्लान बनाया है उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि संगठन को आपने दूर कर दिया है, हाशिए में डाल दिया केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति घोषित की और उसमें बीच में एक संशोधन भी किया, एक्चुअली है क्या कि ओबीसी इनकी नजर में पूरी तरह से है और उन्होंने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों में और कार्यकारिणी समिति में इन जातियों का समायोजन ठीक ठाक तरीके से किया है। तो उससे एक मैसेज गया है कि अखिलेश यादव जो हैं कि वो अदर बैकवर्ड कास्ट का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनको पूरा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो सबसे एमओई फैक्टर कहा जाता है कि मुस्लिम यादव वाला वो तो है ही। अगर अदर बैकवर्ड कास्ट जैसे कि इसके ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, तो ऐसे में अगर ये जनगणना की बात उठा करके इन्होंने बहुत अच्छा दांव खेला कि अगर जनगणना होती है तो ओबीसी की संख्या बढ़ेगी तो आरक्षण में उनकी भागीदारी ज्यादा होगी, उनको लाभ मिलेगा जो भी सरकारी कल्याण योजनाएं या जो भी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो उन्होंने ओबीसी वाला कार्ड खेला ये और जनगणना की मांग बराबर दबाव कर रहे हैं, उनकी सरकार होती तो करा भी देते जैसे नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा सकारात्मक हो जाएगा। और जहां तक संगठन के गठन की बात है तो ये बात सही है कि लेकिन हमें ये पता चला है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में संगठन के पुनर्गठन का एजेंडा जो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश इकाई की बाकायदे घोषणा करना है, उसके बाद जिला इकाई जो भंग पड़ी हुई है उनको रिवाइव करना है, ये इनका सारा होमवर्क है। निकाय चुनाव से पहले हो जाएगा ऐसा दिखता है, ऐसा उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग कहते भी हैं। तो संगठन की तरफ अखिलेश यादव बाकायदे पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा नजर है वो ओबीसी वोटर्स पे ज्यादा है कि कैसे, क्योंकि मुस्लिम तो एंड ब्लॉक उनको कर ही रहा है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि उसमें अखिलेश यादव को इस बात का ध्यान में इस बात को रखना होगा कि जहां पर भी उनके कैंडिडेट लड़े और कांग्रेस का भी कैंडिडेट लड़ा तो मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ है। तो ऐसी जगह में जो मुस्लिम बहुल सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से लगभग 20 सीटें होती हैं, अगर वहां पर कांग्रेस क्लेम करती है कि उसके कैंडिडेट्स को लड़ाया जाए वहां पर, तो मुझे लगता है इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा। 20 में 20 भले ही ना दें, 10 दें, 12 दें, जो भी दें, तो वो मुस्लिम वोट आप कानपुर को ही ले लीजिए। कानपुर में पार्लियामेंट के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बाकायदे यूनाइट होके कांग्रेस की तरफ भागता है। अरे आप मेयर के इलेक्शन में ले लीजिए, दोनों जी चुनाव लड़े थे, पवन गुप्ता को अच्छे खासे वोट मिल गए थे, जबकि पवन गुप्ता का ऐसा कोई दोनों जी के मुकाबले ऐसा कद नहीं है, राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे वोट मिल गए थे। तो मुसलमान वोट जो हम थोड़ा बात करते रहते लोगों से, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आने पर मुस्लिम वोट उसकी तरफ यूनाइट हो सकता है। वो बीजेपी अगेंस्ट बाकायदे बीजेपी के अगेंस्ट एंड ब्लॉक वोटिंग कर सकता है, इंटैक्ट वोटिंग भी कर सकता है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। क्योंकि उसमें एक बात ये भी होता है ना कि उसको ये दिखाई देता है कि केंद्र की राजनीति में अगर कोई बीजेपी से मोर्चा ले रहा है तो कांग्रेस ले रही है, क्योंकि सपा तो वहां पर कोई माने न रखे। ठीक है, विधानसभा में आप माने रखते हैं लेकिन वहां नहीं रखते। और हमको लगता है कि जयंत चौधरी की जो बार बार वकालत हो रही है खासतौर से पश्चिम में, वो उसका कारण यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ना कि ये चुनाव ऐसा है कि जो कास्ट फैक्टर है, जो कैंडिडेचर है, जो एक विपक्षी एकता की जो पॉलिटिक्स जिस तरह चल रही है, इन चीजों को देखते हुए अगर सही चयन और सही समय पे सही निर्णय यूनाइटेड फ्रंट बनाने का या कह लीजिए यूपीए को रिवाइव करने का अगर नहीं लिया जाता है तो फिर ये लड़ाई जो है इनको बहुत महंगी पड़ेगी विपक्ष को। ये बीजेपी फिर स्कोर कर सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये शिवपाल को साथ में ले आए। आज जब कोलकाता जा रहे थे तो एक सेल्फी भी उन्होंने ट्वीट करके डाल दी।
कि प्लेन में हैं और सब लोग जा रहे हैं। सवाल दूसरा है कि शिवपाल के आने से क्या वास्तव में सपा को लाभ मिला? मैनपुरी में तो मिला, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन क्या जो अन्य क्षेत्र हैं या अन्य जो लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर शिवपाल इतना फायदा पहुँचा पाएंगे या इनको अपनी व्यापक रणनीति ही बनानी पड़ेगी? हाँ, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी वो सत्ता की राजनीति जब करते थे, संगठन पूरा का पूरा शिवपाल यादव पे सौंप दिया था। और शिवपाल यादव एक ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के, ऐसी सूझबूझ के नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन को काफी मजबूत तरीके से खड़ा किया था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये बात ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, आज ही शाम को ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किरण नंदा, अभिजीत बनर्जी जो उनके भतीजे हैं ममता जी के, इनकी बैठक है, उसमें शिवपाल नहीं है। अब बताइए, तो अब अभी अगर इस बीच में कुछ बात बन जाए तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एज ऑन मतलब टाइम उस मीटिंग में शिवपाल का नाम नहीं है और वो मीटिंग विपक्षी एकता को लेकर के होगी। तो अब इसके हो सकता है चौधरी राम गोपाल का नाम हो उसमें। मुझे तो जो नाम अभी तक जो पता लगे हैं उसमें किरण नंदा का, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, 4 लोगों का। अब वो जुड़ जाए बाद में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो खबरें जिस तरह मीडिया से आ रही हैं और कोलकाता से आ रही हैं वो इसी तरह की खबरें हैं। अगर वो जुड़ जाती है, मान लो रामगोपाल यादव को लेते हैं, देखिए रामगोपाल यादव को लेंगे तो शिवपाल को जरूर लेंगे, ये पक्का है। लेकिन ये जो सपा जो है, ठीक है, लड़ाई लड़ रही है, पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, अम्बेडकरवादियों को भी साथ में ले रही है ताकि एक उनका भी वोट बैंक आ जाए, प्रयास हो रहे हैं, खैर अच्छी बात है। लेकिन जो मायावती ने अभी हाल में मुस्लिम दलित का समीकरण चलाया है और जिसमें उन्होंने आजमगढ़ की सीट पर दिखा भी दिया कि देखो हमारा क्या है, हम बीजेपी जितवा देंगे लेकिन तुमको हरवा देंगे, तो ऐसी स्थिति में सपा कैसे अपने को सरवाइव कर पाएगी, इस चुनौती का कैसे सामना कर पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो किसी से छिपी नहीं है। मायावती जी कब क्या स्टैंड ले ले कोई भरोसा नहीं है। और अगर मायावती की राजनीति, जो मुझे लगता है, बहुत सही दिशा में जाती होती तो आज उनकी ये हालत ना होती कि 404 के सदन में उनका एक ही विधायक है। वो भले ही समाजवादी पार्टी से अलायंस करके उन्होंने अपने कुछ सांसद जिता लिए, तो जो ट्रांसफरेबल वोट होता है वो बताया जाता है उन्हीं के साथ है। लेकिन इस चुनाव में जो पिछला भी लोकसभा वाला हुआ था तो उसमें मतलब ठीक ठाक यादव ने भी उनकी पार्टी जहां उनका कैंडिडेट लड़ा, सपा का नहीं लड़ा, तो बीजेपी के मुकाबले उसको जिताने की पूरी कोशिश की। तो बहन जी की जो राजनीति है उसमें मुझे लगता भी नहीं है कि ये मतलब गैर भाजपावाद के नाम पर जो भी मोर्चा बनेगा उसमें शामिल होंगी कि नहीं होंगी। कभी कभी इन्हें आरोप लग जाता है इनके ऊपर है कि भाजपा की बी टीम है, कभी लगता है कि इनकी फाइलें खुल जाएंगी सरकारी, जो जांच-वांच चल रही तो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लेती, कभी कुछ। दूसरी तरफ दलित वोटों का क्या रुझान है, जो एक दलित वोटों में भी, अनुसूचित जाति के वोटों में भी जो एक वोटर जो पूरी तरह से एक वर्ग का, उपजाति का वोटर जो इंटैक्ट है उनके पक्ष में, वो तो है, लेकिन बाकी जो है वो बिखर रहा है, बीजेपी की तरफ टर्न हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सपा की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ निश्चित मुड़ रहा है। और जो इनका अपना वोट बैंक है वो भी शिथिल पड़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी राजनीति, इनके वोटर पता ही नहीं लगा पाते हैं कब कहाँ समझौता कर ले, कब कहाँ तोड़ दे, कब कहाँ बैठ जाए, कब कहाँ खड़ी हो जाए, कब क्या। अब ट्वीट की राजनीति करती है ट्विटर पे, और सोशल मीडिया में उनकी पॉलिटिक्स रिवर्ट करेगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। तो ऐसे कैसे मतलब पॉलिटिक्स में सर्वाइवल होता है? आपका वोट बैंक कब तक आपका साथ देगा? यही वोट बैंक कभी कांग्रेस का हुआ करता था, आज आपका हो गया। तो वोटर्स भी बहुत समझदार है, वो भी अपने नेता की डेप्थ को समझता है, उनकी सोच क्या है, और उस पर्टिकुलर जाति या वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो या उसको प्रमोट कहां तक करती हैं, क्या है, सभी जानते हैं। तो मायावती की राजनीति विपक्ष को लेकर के क्या होगी, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात तो मैं आप मानते ही होंगे कि जब तक सारे राजनीतिक दल विरोधी, मतलब मोदी विरोधी को मान लीजिए, एक नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार की रोशनी, किसी भी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार के उजियारा
की संभावना नहीं की जा सकती है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या अखिलेश को, ममता बनर्जी को और साथ में अन्य लोगों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर बीजेपी को इस समय चुनाव में शिकस्त देना ये बहुत टेढ़ा काम है। ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी ये बात कही है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को भले ही उनके राज्य में उनका आधार काफी मजबूत हो, लेकिन अगर उन्हें देश में लोकसभा के चुनाव में केंद्र सरकार बनाने के नाम पर अगर वो एक मंच पर नहीं आते हैं, एक साझा मंच पर नहीं आते हैं, आप अगर, तो ये समझिए ये बड़ी मुश्किल लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप अगर देखें तो राज्यों की जो राजनीति है, साउथ के राज्य बीजेपी के साथ नहीं है, और आप पूर्वी भारत के, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आपका ये पश्चिम बंगाल हो, तो यहाँ की भी स्थिति बीजेपी की कमजोर है। अगर आप टोटल स्टडी करें सिनेरियो पर, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, ये जो उत्तर भारत यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है। लेकिन आपका दक्षिण भारत, पूर्वी भारत इधर कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में अगर रीजनल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे आ करके कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को मिला करके साथ में नहीं अगर खड़ी होंगी, तो चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको जीतना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। और निश्चित रूप से कि विपक्ष का थर्ड फ्रंट फिलहाल कोई मायने नहीं रखता है। विपक्ष का एक ही फ्रंट होना चाहिए। अगर वास्तव में उन्हें मोदी को शिकस्त देनी है, बीजेपी को शिकस्त देनी है, 2024 में अपना पताका फहराना है, और नहीं तो इस तरीके की खिचड़ियां पकती रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। और एक बार फिर पूरे रुतबे के साथ बीजेपी 2024 में अपना झंडा गाड़ेगी पार्लियामेंट में। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।